बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 23 जुलाई 2025 जैसे हूबहू प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम 23 जुलाई 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चन जैसे प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 जुलाई और 20 जुलाई 2025 को लिया गया है, उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग पूरा लगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। आंसर आपको कमेंट करते चलना है और देखिए स्कोर सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना बता करके जाइएगा। तो देखिए, कार बैटरी में विद्युत अपघट्य होता है कौन सा? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, तो फ्रेंड्स ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में जो है, ध्यान रखिएगा, पेट में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सभी लोगों को आंसर कमेंट करते चलना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, ये ऐसा सेशन चल रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से लड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम के। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दूध उदाहरण है। और देखिए, 20 जुलाई का जो है, आपको पता है ना कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर रहा है। तो 20 जुलाई का मैंने 3 पेपर कराया हुआ, यानी कि 3 ज़िले का है, यानी कि कम से कम 4-5 ज़िले का एक से तो एक समान निश्चित रहा है। तो जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, दूध उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दूध जो है ना, ये इमल्सन का उदाहरण है ना। तो यहाँ पर देखिए, इमल्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस, बताइए कौन सी गैस है ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी? तो फ्रेंड्स ये CFC गैस है, ठीक है ना। ये CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए कि जैसे कि मैंने बताया आपको, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, जलवाष्प, ओजोन, ये सब याद रखिएगा, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। और देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस CFC जो है ना, ये आपके ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। और ओजोन परत क्या करता है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? अच्छा, पूछा गया था कि बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये लौह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, एक कुद्रेमुख का खान है। कुद्रेमुख का खान कहाँ पर है? कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, और ये भी लौह के लिए ही फेमस है, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा इसमें से कि कौन सा खनिज जो है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त किया जाता है किससे? हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और एक सीडेराइट है, सीडेराइट, ये सब लोहा के अयस्क हैं। तो याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये लौह अयस्क है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा। अच्छा, यहाँ पर देखिए टार्टरिक अम्ल दिया गया है, यहाँ पर सिट्रिक अम्ल दिया गया है। तो जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसेटिक एसिड पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है ना, जैसे कि कच्चे आम, इमली, अंगूर, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। सेव में पूछेगा तो मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, तो फ्रेंड्स देखिए, ये होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है ना। तो सूर्य और अन्य तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन है।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। इसमें से किसमें कार्बन नहीं है, तो देखिए हीरा निश्चित रूप से कार्बन का प्रूफ है, आप जानते हैं। ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, तो हीरा इसमें से कार्बन सभी में है। तो कार्बन किसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को, देखिए याद रखिएगा, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम, ये एक ही टेम्परेचर पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम फ्रेंड्स ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भूपरपट्टी में, भूपपड़ी या भूपरपट्टी इस तरह से भी आप बना सकते हैं, भूपरपट्टी। ठीक है ना, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो देखिए इसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया है, अभी पूछा गया था बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला 20 जुलाई के दिन बिहार पुलिस के पेपर में। तो बिरंजक चूर्ण का भी याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, CaOCl2। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा, तो ये होता है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिए CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, और ये फार्मूला है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है। ये किसका है, जिप्सम का फार्मूला है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। CaOCl2 जो है ये आपका बिरंजक चूर्ण का फार्मूला है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो अभी मैंने बताया सिरका में होता है कौन सा, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, अभी मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड बताया है टमाटर में होता है, सिट्रिक एसिड खट्टे नींबू संतरा में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। अच्छा ध्वनि की बात है, तो आपको पता है कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया वायु में, और सबसे ज़्यादा देखिए ध्वनि का वेग होता है ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। यहाँ पर वायु में पूछा गया है, तो वायु में कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा वायु में आपका हो जाएगा इसमें आपका 330 मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये लगता है लगभग जो है 8.5 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कार्बन की मात्रा क्या बढ़ाई जाएगी, कार्बन का मात्रा। ठीक है ना, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग, तो देखिए इसका प्रयोग द्रव मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। उसके बाद देखिएगा कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, तो देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग के समान भी होती है और कण के समान। तो याद रखिएगा तरंग और कण दोनों के समान होती है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेंस ने दिया था, हाइजेंस ने दिया था। ठीक है, चलिए शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव बताइएगा, तो फ्रेंड्स ये 1951-52 में हुआ था। ठीक है ना, 1951-52 में हुआ था और इसमें कुल 489 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें से जो है लोकसभा में सबसे बड़ा दल कांग्रेस दल था, 364 सीट पर जीत हासिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा का अध्यक्ष उस समय चुना गया था, पहले लोकसभा का अध्यक्ष
जीबी मावलंकर को, गणेश वासुदेव मावलंकर को, ठीक है। और उपाध्यक्ष चुना गया था अनंत सैनम अयंगकर को। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में है, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय संविधान में अभी जो है 350 से यहाँ पर अधिक आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में देखिएगा कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये आप जानते हैं ना, कुंजी कहा जाता है इसको। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और देखिए इसमें घोषित किया गया है प्रस्तावना में भारत को किस रूप में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या गणराज्य के रूप में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसको रखा गया है। यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है बताइएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आर्टिकल 300 क के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, विधिक अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है। केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये निहित किस में किया है, तो याद रखिएगा आप, ये निहित किया हुआ आपका कहाँ पर, तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। और पुनः आपको याद होगा अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आमतौर पर होते हैं आपके किसके, तो आमतौर पर ये होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य। बट कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी मेंबर है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। तो आमतौर पर लेकिन जनरली देखा जाता है कि लोकसभा में होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन का देखिए जो आर्टिकल है इसमें 85(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की जो है पहली बैठक की नियत अवधि के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होगा। इस उपबंध से अब स्पष्ट होता है कि लोकसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए ना, तो कम से कम 2 बार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और प्रत्येक जो है आपके 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सिंपल सा बात है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीट है। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 40 है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइए किसके अधीन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था भारत के संविधान के द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और संविधान का आर्टिकल 124 जो है ना, इसी के तहत किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री की सलाह पर या सिफारिश पर, ठीक है ना, राष्ट्रपति कर सकता है, इसको पहले विघटित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है।
तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों में आता है और यह स्थानीय जनता की आवश्यकता होती है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। बताइए, भूमि सुधार के क्षेत्र में तो किसानों को मकान ऋण ये नहीं है, बाकी सहकारी कृषि भू जूतों का एकत्रीकरण बिचौलियों की समाप्ति ये है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है किसका? भूमि विकास बैंक। बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये है आपका किसका? तो ये सहकारी उधार ढांचा का है, ठीक है ना, सहकारी उधार ढांचा का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसानों की आपकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना किया गया है, ठीक है। और ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर अस्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो देखिएगा बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है ना, इनमें सभी पर। और हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी भारत में? तो 1960 में। ये प्रश्न पूछा गया है। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्पाद शुल्क, ठीक है ना, उत्पाद शुल्क, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का कर, तो इसमें से देखिएगा, इसमें से भू राजस्व कर जो है, भूमि राजस्व, यह राज्य सरकार का कर है, ठीक है। ये केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार का आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, आयकर, ये सब होता है। राज्य सरकार की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार में इसमें भू राजस्व आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बिक्री कर आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो आमोद और प्रमोद के साधनों पर कर है, मोटर गाड़ी और अन्य वाहनों कर इत्यादि, ये सब आपके हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? भारत से, तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की बात करते हैं तो ये कपड़ा है, ठीक है ना, कपड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की विदेशी व्यापार में धन लाने की मदद की। बताइए, धन लगाने में मदद की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा एक्सिम बैंक के द्वारा, ठीक है ना। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोला जाता है इसको, ठीक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक्सिम बैंक जो है, एक्सिम बैंक, इसको जो आयात निर्यात बैंक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था तो ये ह्यूम ने किया था, कब? तो 1885 में, ठीक है ना। और उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ये आपका मुंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था किस वर्ष? बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। और इस तरह ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1942 में। चलिए, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आपको भी पता है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना, 1943 में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? अच्छा, चंपारण जो आंदोलन था ना, ये 1917 में हुआ था। नील कृषक के जो यहाँ पर शोषण हो रहा था उसके विरोध में हुआ था। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसके संबंधित नहीं थे तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को उपलब्धि मिली थी कब? तो आपको भी याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अच्छा, 1917 के चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? क्या आप जानते हैं? बताएंगे? तो देखिए इसका विरोध NG रंगा ने किया था। किसने किया था? NG रंगा ने किया था, ठीक है।
चलिए देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो देखिए स्वामी सहजानंद जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था 1936 में, और ये किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, सविना आज्ञा आंदोलन के समय देश के समुद्र के तटवर्ती लोग जो है नमक बना करके अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, बट बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो इन्होंने विरोध करने का एक अलग तरीका अपनाया था। इसी को चौकीदारी कर देना बंद कहेंगे। और देखिएगा, बिहार के पास जो है आपको पता है कि प्रश्न बनता है कि चौकीदारी कर के विरोध में जो है चौकीदारी कर विरोध आंदोलन किस आंदोलन के समय चलाया गया था? तो सविनय आज्ञा आंदोलन के समय, ठीक है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये दंगा कब हुआ था? तो ये दंगा हुआ था 1917 में। उसके बाद देखिएगा कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये बैठ बेगारी पर इसने जो है रोक लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया था किसने? बता दीजिए फटाफट, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दिया था आपका सरदार पटेल। एक मिनट रुक जाइए, किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया था आपका सरदार पटेल ने, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी कब? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका 1934 में, ठीक है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए बिहार में देखिएगा अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और उसमें उड़ीसा सम्मिलित था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता, तो बुध और शुक्र दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सूर्य से दूरी के क्रम पर याद करें तो बुध सबसे नज़दीक है, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है ना। मंगल के बाद आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आपका अरुण, ठीक है ना, उसके बाद वरुण, ठीक है, उसके बाद वरुण। तो याद रखिएगा ये क्रम है। तो अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो आपको भी पता है फ्रेंड्स कि गल्फ स्ट्रीम जो है ना, गल्फ स्ट्रीम ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है ये महासागरीय एक धारा है, यह एक महासागरीय धारा है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर की एक उष्ण धारा है ये, ठीक है। और यूरोप का इसको कंबल भी कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो निश्चित रूप से ये चाइना हो जाएगा। अच्छा, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए? जोहान्सबर्ग अफ्रीका में पड़ता है। और देखिए जोहान्सबर्ग जो है ना, ये विख्यात किसके लिए है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, किम्बरले जो है जोहान्सबर्ग का ही है, जोहान्सबर्ग तथा ट्रांसवाल प्रांत में स्थित किम्बरले, ये मतलब कहने का मतलब है जोहान्सबर्ग और किम्बरले दोनों आपका ये अफ्रीका में ही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिग्मीज निवासी हैं, पिग्मीज, तो ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, कांगो बेसिन में, पिग्मीज कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के। अच्छा उसके बाद देखिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये सेनोजोइक होगा, कैनोजोइक लिखा है ना, इसको कैनोजोइक या सेनोजोइक भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सेनोजोइक युग में हुआ था, ठीक है, सेनोजोइक युग में, तो इसको ध्यान रखिएगा, सेनोजोइक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। रेगुर का नाम है, रेगुर का, तो देखिए रेगुर जो है ये काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी, इसमें कपास की खेती होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली क्या है? तो दिल्ली आपको पता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद,
तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी नदी जल विवाद, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु का। गारो जनजाति है, गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय की है ना, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। चलिए उसके बाद देखिएगा कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कोंकण रेल जो है ये आपका कोंकण डंट, मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र और गोवा में है। ठीक है, और कोंकण रेल यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, गोवा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल सब दिया गया है। चलिए बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो देखिए सबसे ऊंची जो है ये आपकी जगह है, ऊंची चोटी है सोमेश्वर, और देखिए ये पश्चिम चंपारण में है। और यहाँ पर जो पूछा गया है कि ये आपका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये इन सबों में नहीं है। ठीक है, झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है, झारखंड का शोक कहा जाता है इसको। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है, तो फ्रेंड्स ये एक भ्रंश घाटी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये नीदरलैंड के द हेग में है। आपको भी पता होगा नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ये सरदार पटेल की मूर्ति है। ठीक है, जो गुजरात में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर लिबर्टी पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपका अमेरिका में। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? तो ये नेल्सन मंडेला साहब थे। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला, इनको ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला का नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी जो है जगदीप धनखड़ जी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आपको याद भी होगा। अभी देखिएगा कि खमेर रोस तानाशाही दल है, कहाँ का? खमेर रोस जो है ये तानाशाही दल है कहाँ का? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खमेर रोस जो है ना, खमेर रोस ये कहाँ का है तानाशाही दल? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये आपका है कंबोडिया का। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए लग रहा है कि यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो ये आपको भी पता है फ्रेंड्स कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको पेरिहिलियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरिहिलियन। ठीक है ना, उसको पेरिहिलियन कहते हैं। और ये होता है 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन। ठीक है ना, और अधिकतम दूरी कब होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोपीर है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो देखिए ये भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हरेंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। अच्छा, हरेंक वंश का बिंबिसार की हत्या पूछा था किसने किया था? तो अजातशत्रु ने, उसका बेटा ने किया था। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। और यही उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। तो इसीलिए जो आपका हरेंक वंश है इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारे सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है ये किस ग्रह की परिक्रमा करता है? यानी कि साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि टाइटन जो है ये किसका उपग्रह है? तो फ्रेंड्स देखिए टाइटन जो है ना ये शनि का उपग्रह है, सैटर्न का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स धोंधो केशव कर्वे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धोंधो केशव कर्वे, और ये समाज सुधारक भी थे, एक शिक्षक भी थे। ठीक है, चलिए 1958 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा किए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए मणिपुर में। तो फ्रेंड्स देखिए मणिपुर में है संगई महोत्सव मनाया जाता है, आपको याद होगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताना है, तो ये खुबाक एसेई है, खुबाक एसेई, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया। छठे आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये तत्व रखा गया कौन सा, तो सीसा को, लेड को रखा गया है, लेड, ठीक है ना। 82 होता है इसका परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सी मिश्र धातु सीसा और टीन होते हैं। तो सीसा और टीन से जो बना होता है यह आपका कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सोल्डर में है, सोल्डर बना होता है सीसा और टीन से। उसके बाद देखिएगा कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है। तो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है खास करके किसके बीच में, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये होता है आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, और मंगल और बृहस्पति ग्रह ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है, इसमें से कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपका कृत्रिम रेशा पूछा गया है। तो देखिए कृत्रिम क्या होता है कि जो मतलब आपके पादप या जीव जंतु से प्राप्त नहीं हो, यही बात है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन एक जो है कृत्रिम रेशा है, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए रेशम, ये आपके रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होता है ऊन, रुई, ये सब आपके प्राकृतिक रेशे हैं। चलिए कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी के जबड़े से जोड़ती है, कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका मेसेटर, ध्यान रखिएगा मेसेटर, ठीक है। चलिए टेस्ला किसकी इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा टेस्ला जो है ना ये आपकी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा यूनिट है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है, कांच का। तो कांच का जो है आपको फॉर्मूला इसका देखिएगा SiO2 होता है, ठीक है ना, SiO2 यानी कि सिलिका, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिएगा कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो ये कौन सी है, तो देखिए ये पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से कहा जाता है, और ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन यहीं से स्रावित होता है, इस पीयूष ग्रंथि से। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, 1 परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो ये आपके बीटा कण के, ठीक है ना, बीटा कण के उत्सर्जन से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इनमें से देखिएगा कि सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य किस विकिरण की है, सबसे लंबे। तो इसमें से माइक्रो तरंग का जो है तरंग दैर्घ्य इसमें से आपका हो जाएगा, तो देखिए माइक्रो। उसके बाद देखिएगा किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, किस रंग का। तो विकिरक जो है ना ये आपका ब्लैक बॉडी का होगा, यानी कि जो कृष्ण पिंड है, काला पिंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका काला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 16% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 34.56%, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ओइंग टू द हेवी रेन्स द ऑफिस बिल्डिंग वाज डेडली, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डैमेज्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डैमेज्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से बेगर कौन सा ही लिखा गया है। तो आप देखिएगा ये वाला बेगर बिल्कुल से लिखा भिखारी, ठीक है। उसके बाद देखिए ही वाज वेक्स्ड, खालिस्तान दिया गया है द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर। तो यहाँ पर देखिए वेक्स्ड के बाद जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वेक्स्ड के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें से 4, ठीक है ना, वैक्स 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा 4 का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम वन इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून। तो देखिए इसका अर्थ होता है कभी कभार, वंस इन ब्लू मून, कभी कभार। तो कभी कभार को रेयरली बोलेंगे, ठीक है ना, रेयरली। चलिए उसके बाद देखिएगा रेखांकित किया गया है ये शब्द, और यहाँ पर देखिएगा कि अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए स्वावलंबन कहलाती है, कहलाती है, मतलब एरर कहाँ पर है। यहाँ पर पूछा गया है कि खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त चयन का आपको यहाँ पर विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्वावलंबन कहलाती है कि कथन के विकल्प पर स्वावलंबन कहलाता है का प्रयोग। तो यहाँ पर होगा स्वावलंबन कहलाती है की जगह स्वावलंबन कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो है उसी तरह का ये भी है कि जीवन अवसरों में एक धारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि अवसरों में एक धारा है, यहाँ पर रेखांकित किया गया है अवसरों में एक धारा है। इसके स्थान पर तो देखिए जीवन जो है अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है, ये होगा। उसके बाद देखिएगा कि नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या किया, तो बहुत ही बढ़िया इसने भाषण दिया, भाषण दिया, ठीक है ना, भाषण देता है नेता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिक्त स्थान का चयन करना है। बहादुर योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया, तो निश्चित रूप से जो है लड़ाई किया होगा, ठीक है। देखिए सही वर्तनी का चयन करना है, तो निराकार कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में, इस तरह से ये निराकार करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अभ्युदय का, तो अभ्युदय का जो है उन्नति प्रगति ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा उन्नति दिया गया है, प्रगति भी याद रखिएगा। अच्छा परोपकार करने वाला एक शब्द बताना है, तो परोपकार करने वाले को परोपकारी बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, बताइएगा इसमें से पूछा गया है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर अगर आप प्रतिस्थापित करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, जो अंडरलाइन किया गया, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में, तो देखिए यहाँ पर संतों का होगा, संतों को जीवन नहीं, संतों का जीवन होगा। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों का जीवन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथ चलने वालों को क्या कहा जाता है, तो साथ चलने वालों को सहगामी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।